स्टूडेंट, स्वागत है आपका एके फिजिक्स क्लासेस में। हम आज के क्लासेस में क्लास ट्वेल्थ का पहला लेक्चर शुरू करेंगे और इस पहले लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ के जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। और इसमें हम जो अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आवेशन की अवधारणा तथा आवेश। चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। और इसमें हम अपना जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आवेशन की अवधारणा तथा आवेश। आवेशन की अवधारणा तथा आवेश। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक एक विचारक थे। थेल्स एक विचारक थे और उन्होंने यह देखा कि एक अंबर नामक पदार्थ, ये अंबर पदार्थ है, अंबर नामक पदार्थ को जब हम ऊन पर रगड़ते हैं, इस अंबर नामक पदार्थ को ऊन पर रगड़ते हैं तो इस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लगभग 2000 वर्षों तक किसी ने भी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट एक साइंटिस्ट हैं, तब सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट एक साइंटिस्ट हैं, गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने उन्होंने कांच और आबनूस इत्यादि पदार्थों में भी उन्होंने यही गुण पाया। कांच और आबनूस के अंदर भी उन्होंने देखा कि जब इसे भी किसी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो इसके अंदर भी छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और इस गुण को हम विद्युतमय होना कहा गया। इस गुण को विद्युतमय होना कहा गया। तो हम लिख सकते हैं कि छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का जो गुण है, छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण विद्युतमय कहलाता है। अब हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार के बारे में। तो आवेश किसी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे आवेश कहा जाता है। तो हम आवेश का यहाँ परिभाषा लिखेंगे। पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही आवेश कहलाती है। और यह दो प्रकार की होती है। पहला जो है वो धनावेश होता है और जो दूसरा होता है वह आपका ऋण आवेश होता है। और आवेश का जो सूत्र होता है Q इक्वल टू N इंटू ई, जहाँ पर N जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है ये चार्ज है आपका, इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
तो अब हम जानेंगे कि धन तथा ऋण आवेश क्या होता है। धन तथा ऋण आवेश के बारे में। तो सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हैं। फ्रैंकलिन ने एक स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए कांच की छड़ ली। ये कांच की छड़ है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ है। उन्होंने इस छड़ के पास एक और छड़ लाया, कांच की ही छड़ लाया, जो कि बिल्ली की खाल पर रगड़ी हुई थी। मतलब रेशम की खाल पर रगड़ी हुई थी। उन्होंने क्या किया कि इस कांच की छड़ के पास एक अन्य कांच की छड़ लेकर आए। एक ये दूसरा कांच की छड़ है जो कि रेशम के कपड़े पर लगी हुई थी। मतलब ये जो है रेशम के कपड़े पर रगड़ी हुई कांच की छड़ थी। तो उन्होंने देखा कि जब इस रेशम के कपड़े पर रगड़ी हुई कांच की छड़ को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकती हुई कांच के छड़ के पास ले जाते हैं तो ये छड़ इस छड़ को प्रतिकर्षित करता है। और उन्होंने फिर एक और प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, जब ये इसको प्रतिकर्षित करता है ऐसे, ये इसको ठेलेगा और इसको ठेलेगा। और वहीं उन्होंने एक अन्य छड़ लेकर आया जो आबनूस की छड़ थी, और ये बिल्ली की खाल पर रगड़ी हुई थी। इन्होंने ये बिल्ली की खाल पर रगड़ी हुई आबनूस की छड़ को आबनूस की छड़ है। तो उन्होंने देखा कि ये छड़ जो है इसको आकर्षित करता है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई छड़। मतलब ये कुछ ऐसे लगता है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर आकर्षण का गुण पाया जाता है और यहाँ पर प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। जिसके कारण से धन तथा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कांच की छड़ है उसमें से इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण, ये जो कांच की छड़ है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जिसके कारण यह धन आवेशित हो जाता है। और ये जो बिल्ली की खाल पर रगड़ी हुई आबनूस की छड़ थी उसमें इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन आने के कारण यह जो है ऋण आवेशित हो जाता है। तो ये जो है धन आवेशित हो जाता है और ये जो है ऋण आवेशित हो जाता है। यह हमने धन आवेश तथा ऋण आवेश के बारे में अभी तक पढ़ा। अब हम जानेंगे आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन मॉडल। इलेक्ट्रॉन मॉडल हमने अभी पढ़ा कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो वह धनावेशित हो जाता है। और धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब हम उसे रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलता है तो वह ऊर्जा को अपने साथ लेकर निकलता है, जिसके कारण से वह कांच की छड़ जो है आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से जब परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह धन आवेशित हो जाती है। और वही जब ऊर्जा के साथ कोई इलेक्ट्रॉन
जैसे आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़ को हम जब बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, ना कि त्याग करता है आबनूस की छड़। तो जब उसमें आता है तो वह ऊर्जा के साथ आता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, और जब कांच की छड़ से त्याग करता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो देखते हैं कि आवेश जो उत्पन्न हो रहा है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, और यही जो अवधारणा है यही आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन मॉडल है। इस मॉडल को हम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह धनावेशित हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में आता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। और यह आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के मुक्त गति के कारण होता है। आवेश जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। और यही हमारा आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना, वो है मूल आवेश तथा आवेशों का क्वांटीकरण। मूल आवेश तथा आवेशों का क्वांटीकरण। मूल आवेश किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है। तो प्रकृति में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वही मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है आवेश मूल आवेश कहलाता है। इसे ई से डिनोट करते हैं, और जो इसका मान होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। या प्रोटॉन के लिए प्लस सी, और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस की होता है। और अन्य तत्वों पर जो मूल आवेश हो, जो अन्य तत्वों का अगर हम लिखें आवेश होता है, जो इन्हीं आवेशों का, यही मूल आवेशों का जो होता है पूर्ण गुणज होता है। जैसे अन्य तत्वों के लिए अगर हम लिखें तो जैसे मान लीजिए कि किसी तत्वों के लिए लिखें, जो तत्वों के लिए जो आवेश होता है वह इन्हीं आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। जैसे ई हुआ, 2e हुआ, 3e हुआ, 4e हुआ, ऐसे ही। तो यही जो पूर्ण गुणज होता है यह क्वांटीकरण कहलाता है। तत्वों के लिए जो मूल आवेशों का पूर्ण गुणज लिखा जाता है वही उसका क्वांटीकरण है। तो यहाँ लिख देते हैं, अन्य तत्वों
पर मूल आवेशों का पूर्ण गुणज आवेश होता है। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट जो अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद से इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम के लिए जितनी भी टॉपिक्स पढ़ेंगे सब महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा जो टॉपिक है अगला वो है कूलाम का नियम। तो कूलाम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसिस वैज्ञानिक थे कूलाम। उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, और इस नियम को हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है Q2। अगर इनके बीच की जो दूरी है ये R हो, ये इनके बीच की दूरी अगर R हो, तो उन्होंने बताया कि इनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल लगता है, ये जो वैद्युत बल लगता है वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण का कब होगा कि जब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तब इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो आकर्षण का वैद्युत बल होगा। अगर दोनों पर सेम आवेश हो गया, या तो दोनों प्लस प्लस हो गया या फिर दोनों माइनस माइनस हो गया, तो इस दशा में इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन्होंने इसको देखते हुए इन्होंने एक नियम दिया जिसे कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं, और यह नियम उन्होंने 1785 ईस्वी में दिया। और जो वैज्ञानिक थे वो फ्रांसिस के थे और इनका नाम था कूलाम। तो इनका नियम हम ऐसे कॉमा करके लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल मध्य लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत बल न लिखकर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लिखा जाए, क्योंकि बल कुछ भी हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। वो तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं या निगेटिव ले रहे हैं। तो वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन्होंने बताया कि यह वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो इनके बीच लगेगा, जो बल F, मान लीजिए ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल है यह F है। तो इन्होंने बताया कि यह जो F होगा इन दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के गुणनफल के, इन दोनों का जो गुणनफल होगा इनके अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के, यही बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो हमें इसे ही शब्दों में लिखना है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो ये बल है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे हम अब संयुक्त रूप में लिखें, यहाँ से संयुक्त रूप में, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर कूलाम ने इस K का मान जो बताया वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं K इंटू एप्सिलॉन लिखा जाए, K जो है स्मॉल K ले लीजिए। और ये जो है K यहाँ पर परावैद्युतांक है, और ये जो परावैद्युतांक अगर निर्वात के लिए ले लेते हैं तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान जो K होता है वह 1 होता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि जहाँ पर हवा ना हो ऐसा जगह, इसको हम K, और जो निर्वात के लिए लिखें तो K का मान 1 होता है। अगर हम K का मान जब 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है। इन्होंने K का मान दिया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान होता है वह 9 गुणे 10⁻⁻9 होता है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। और यही जो है वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल है जो दो आवेशों के बीच लगता है जिनके बीच की दूरी r है।